नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ केपी मलिक सर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है? अब क्या जो महापुरुष हैं उनका भी बंटवारा हो गया है क्या? अब कांशी राम की अगर बात होगी, उनका जिक्र होगा तो सिर्फ मायावती जी करेंगे और कोई नहीं कर सकता। उनको भारत रत्न देने की बात सिर्फ बीएसपी करेगी, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी करेगी तो मायावती उनको खूब खरी खोटी सुना देंगी। मतलब हो तो कुछ इसी तरीके का रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न देने की मांग की, तमाम और लोगों ने की, तो मायावती जी कह रही हैं कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, या फिर अपने शासन में तो नहीं किया, अब ये कह रहे हैं अगर, तो ये हास्यास्पद है। कैसे देखें इसको सर? देखिए हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश में ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, इस तरह की नई नई चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में मायावती जी के काशी राम जी को भारत रत्न देने की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था कि 4 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि मरणोपरांत काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो एक हिसाब से तो देखा जाए, राहुल गांधी भी ही राजनीति कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को देना ही था तो उनकी 10 साल की सरकार थी, आप देते। बिल्कुल। लेकिन सियासी दल जितने भी हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, पार्टी के स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी को चुनाव में सफलता हासिल कराने के लिए इस तरह के हथकंडे प्रोपेगेंडे चलाते हैं। और उसी में मायावती जी भी हैं। मायावती भी तो राजनीतिक दल चला रही है ना। और आजकल क्या है कि आप तो खाली महापुरुषों को और पुराने नेताओं को बांटने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो भगवान को बांट लिया है। अब अगर किसी से पूछें आप, भाई श्री राम किनके हैं, तो श्री राम का तो ट्रेडमार्क ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। श्री राम का मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी। भले ही बाबा विश्वनाथ को या किसी और को कहेंगे तो शायद कुछ ना आए, लेकिन राम का नाम लेते ही तो जैसे ट्रेडमार्क भारतीय जनता पार्टी का है। अयोध्या जय श्री राम तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना ट्रेडमार्क कर लिया है। बात यह है कि राजनीति में ये चीजें एकाएक क्यों आई हैं और क्यों मायावती का बयान आया और क्यों राहुल गांधी ने इसकी डिमांड करी है, हमें इसके पीछे की राजनीति समझने की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी ने 4 दिन पहले जो चिट्ठी लिखी है, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रही और एकाएक उसकी विदाई ऐसे हुई उत्तर प्रदेश से कि वो उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं कर पा रही है। तो उसको अपने संगठन को खड़ा करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। और फिर उनके जो बीच में सबसे बड़ा रोड़ा आता है, वो गठबंधन, और गठबंधन का जो क्षेत्रीय दल है समाजवादी पार्टी, वो है, वो उससे हटे तो गड़बड़, ना हटे तो गड़बड़। तो ये बड़ी दुविधा कांग्रेस पार्टी के साथ है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पीडीए शुरू किया और पीडीए में जो पिछड़ा और दलित कहीं ना कहीं नाराज भारतीय जनता पार्टी से हुआ था और उसने समाजवादी पार्टी को हाथों हाथ लिया। समाजवादी पार्टी में बड़ी तादाद में पिछड़ा और दलित गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया था संविधान के मुद्दे पे। और पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह की टिप्पणी से कहीं ना कहीं जो नाराज पिछड़ा और दलित हुआ था, वो एकाएक समाजवादी पार्टी में इसलिए गया क्योंकि सेकंड ऑप्शन के तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत थी। अब एसी में कंबल ओढ़ के सो रही है मायावती जी और एकाएक उनकी नींद खुलती है और वो ये कहती हैं कि भाई हमारे महापुरुषों पे अब ये कब्जा जमा रहे हैं, हमारे अब महापुरुष बांट दिए इन्होंने। काशी राम जी ने तो जब पार्टी की स्थापना की थी 80 के दशक में, उन्होंने तो ये कहा था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जातियां तमाम को हम बढ़ावा देने के लिए और उनका जो स्थान है वो स्थान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी और पार्टी को बड़े लंबे सफर करा के यहाँ तक वो पार्टी पहुंचाने का काम भी उन्होंने किया था। उन्हीं के रास्ते में मायावती जी कुछ दिन चली, फिर वो भटक गई। अब पिछले 10 साल से तो मुझे पूरी तरह भटकी हुई नजर आ रही है। वो उनके आचरण से तो लग नहीं रहा है कि वो पिछड़े दलितों के लिए कुछ कर रही है।
और दूसरे जो सियासी दल है वो अपनी अपनी संप्रभुता बढ़ाने के लिए, अपना अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अब कहीं ना कहीं मायावती जी जो चमचा युग की बात कर रही हैं, दलित चमचों की बात कर रही हैं, दलित महापुरुषों की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे वो अपने घटते जनाधार से कहीं ना कहीं हाथ है। और वो खुल के भी नहीं बोल पा रही है क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां, दुश्वारियां भी आपके सामने हैं। और जिस ओर वो इशारा कर रही है, चमचा जिसको कह रही है, और वो थोड़ा सा इसमें पुट भी बैठता है क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने किताब भी लिखी थी चमचा युग उस दौरान, क्योंकि बहुत सारे चमचे थे किसी भी समाज में। देखिए, आपने कल ही देखा कि जहां गांधी परिवार नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, उसी गांधी परिवार के वरुण गांधी अपने परिवार के साथ मोदी जी से मिलते हैं। तो परिवार तो उसी तरह से बहुत सारे दलित कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में भी थे, भले उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, लेकिन वो तो थे। तो उससे कहीं ना कहीं काशीराम को ये लगता था कि ये चमचागिरी कर रहे हैं सत्ताधारी दल की। और उस दौरान उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसमें बहुत सारे उन्होंने कपड़े उतारने का काम इस तरह के नेताओं का किया था। तो लेकिन वो तो किताब है, किताबी बातें हैं, और किताबी बातों का आज कोई महत्व है नहीं, ये भी आपको पता है। और वो किताब आज धूल खा रही है क्योंकि मायावती जी उस पर खरी नहीं उतर रही है। और दूसरे एक जो युवा नेता उभरे हैं पिछड़े और दलितों के, चंद्रशेखर रावण नामक, मायावती जी के दिमाग में ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए उनको बढ़ावा दे रही है। और जिस प्रकार से हम खबरें सुन रहे हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मायावती जी कहीं ना कहीं उससे भी घबराई हुई है। और सीधे सीधे तो कुछ नहीं कह सकती, इसलिए वो चमचागिरी की बात कर रही है कि कुछ दलित लोग जो है चमचे बने हुए हैं, इस संदर्भ में उनका कहना है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे, ये सियासी बात है और सियासी नफे नुकसान के तहत ही इस तरह के बयान आएंगे। और ये तो शुरुआत है, अभी अभी तो कई महीने उत्तर प्रदेश में है। अभी तो पहले बिल्कुल वहां बच जाए, वहां फैसला हो जाए वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश में आपको चुनावी घमासान दिखाई देगा, और उसमें रोज आपके लिए जो है नई नई खबरें और नए नए जो है क्या बोलते हैं जुमले सुनाई देंगे आपको। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक तरफ ये पूरा मायावती जी अपना सिनेरियो बना रही हैं या फिर एक तरह से अपनी संप्रभुता उस पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सीज दर कंट्रोवर्सीज हो रही हैं ब्राह्मणों को लेकर। हमने देखा जिस तरह से मैं शुरुआत से शुरू करूं तो जब बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी का रिएक्शन निकलकर सामने आया, उसके बाद शंकराचार्य का पूरा विवाद हो गया। उसके बाद हाल ही में एक परीक्षा में अवसरवादी शब्द का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया, उसके बाद एक 7वीं कक्षा का जो पेपर निकलकर सामने आया है संस्कृत का, उसमें भी पंडित का जिक्र कर दिया है। और पंडित के साथ साथ जिक्र पता नहीं उन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ दर्शकों के लिए कि वो कौन है जो बिना पैर के दूर तक जाता है और साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। तो इस तरह के सवाल अगर 7वीं कक्षा में आ रहे हैं या फिर अवसरवादी जैसे पुलिस के परीक्षा में चीजें आ रही हैं, तो एक तरफ ये राजनीति हो रही है, ये एक वर्ग को टारगेट कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं, उनके वोटर्स हैं। तो ये राजनीति किधर जा रही है सर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें पिछले लगभग 2 दशक से ये चीजें चल रही हैं, खासकर पिछले 10 सालों में आप देखें तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बदली। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये जातिवाद को पीक पे लाने का एक जहर घोला है, पहले तो आपने अलग अलग धर्मों को बांटने का काम किया, अब आप जातियों को बांटने के काम पे ही लग गए। सियासी तौर पे हम देखें तो हम इसको उत्तर प्रदेश में तो बाद में है, हम हरियाणा को इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने वहां जाटों को अलग करते हुए 35-1 की बात करी कि 35 जात एक तरफ और एक जाट एक तरफ, तो 36 जाति में से आपने उनको बांटने का काम किया। और वहां पे राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए आप किसी भी स्तर तक चले गए। उसके पहले आप करते रहे धर्मों को बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके आप सफलता हासिल करते रहे हैं।
आपने उत्तर प्रदेश तो किसके लिए कहते थे? वो कहते थे हिंदुओं बटो मत। लेकिन दलित और जो खासकर जाट समाज है, वो हिंदू है कि नहीं है, अभी तक तो यही कंफर्म नहीं है। क्या आप दलितों को और इन लोगों को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि हिंदुओं को, हिंदू तो उसी को माना जा रहा है जो स्वर्ण समाज है, जो मंदिरों में प्रवेश कर रहा है, जो मंदिरों का ठेकेदार झंडा बरदार बना हुआ है। तो पहले तो ये तय हो जाए। अब पिछले कुछ दिनों से ये हो गया है कि आपने जातियों में भी बंटवारा शुरू कर दिया है। और फिर उसके बाद ये हो गया कि पहले वर्गों में बंटवारा हुआ, तो भाई ये दलित हैं, पिछड़े हैं, ये अगड़े हैं, ये फलाने हैं। अब आपने अगड़ों में भी बंटवारा कर दिया। ये देखिए कितने डीप तक आप चले गए कि भाई वो ब्राह्मण तो कहते हैं हम स्वर्ण है ही, ठाकुर भी कहते हैं हम स्वर्ण है। तो एक हिसाब से तो स्वर्णों में ही बंटवारा हो गया, तलवारें आपस में ही खींची हुई है। आप ठाकुर और ब्राह्मण का युद्ध चल रहा है उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से। तो ये जो बंटवारा आप कर रहे हैं जातियों का, इसका हश्र क्या होगा, इसका असर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या इस पे किसी सियासी दल ने सोचा है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम तो स्वर्णों से ही जीतते हैं, व्यापारी वर्ग, ठाकुर वर्ग, ब्राह्मण वर्ग ही हमारा जो है वोटर है असली, और हम उसी में लड़ाई देख रहे हैं। तो ये हमारी समझ से परे है कि ये आप क्या चला रहे हैं। और अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो लड़ाई है कहीं न कहीं इसको आग देने का काम जो कर रहा है, दिल्ली एक तरफा काम कर रहा है, लखनऊ एक तरफा काम कर रहा है। अब ये लड़ाई किसी धर्म या किसी जाति की ना रह के ये वर्गों की लड़ाई हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे दिल्ली का ग्रुप अलग है, यूपी में 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप जो है झंडा लेके योगी जी के साथ चल रहा है, दूसरा ग्रुप योगी जी के विरोध में चल रहा है। तो अब ये आपसी लड़ाई में उलझ गए। तो ये जो इनकी आपसी लड़ाई है और ये आपदा में तब्दील होती जा रही है, और फिर हम इसको ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में बड़ी आपदा आ सकती है, तो उस आपदा में कोई अवसर भी तलाशेगा। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस आपदा में अवसर तलाशने का काम शुरू कर चुकी हैं और वो दलित और पिछड़ों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही हैं? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा? क्या दिल्ली उत्तर प्रदेश में भाजपा को निपटाना चाहती है या योगी को निपटाना चाहती है? और क्या जो दिल्ली है वो योगी को निपटाने के चक्कर में क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही उत्तर प्रदेश में साफ कर देना चाहती है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन ये जाएगा कहां तक अंत तक? और क्या योगी पीछे हटने को तैयार है कि नहीं है? क्या योगी का को नया पैंतरा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि एकाएक प्रधानमंत्री का वसुंधरा राजे के परिवार से मिलना, कल वरुण गांधी के परिवार से मिलना। तो ये जो लोगों को आप नई टीम में लाने की चर्चा है और ये नई टीम में आते हैं, अगर वरुण गांधी नई टीम में आते हैं नितिन नवीन की, और वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। तो क्या वो योगी के खेमे में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या योगी जी उनको ये मान के जो है किनारा करेंगे, या उन टकराट शुरू करेंगे कि ये तो दिल्ली से भेजे हुए खास दूत है मोदी जी के। तो ये टकराट इस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में आपस में बढ़ेगी। और अगर आपस में टकराट बढ़ेगी, आज योगी मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में वरुण गांधी के लिए किसी भी नए नेता के लिए चुनाव जीतना इतना आसान होगा क्या? तो बहुत सारी चीजें होंगी जिस पे अभी आकलन होना है, विश्लेषण होना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आसाम का और वेस्ट बंगाल का, तब तक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी इसी तरह की चीजें चलेंगी और तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद, जैसे ही वहां परिणाम घोषित होंगे। जी। अच्छा सर, आज मैं देख रहा था अखबारों में तस्वीर भी छपी है, फ्रंट पेज पर आज जो है एडवर्टीजमेंट छपा है सरकारी, जिसमें मोदी जी नजर आ रहे हैं, योगी जी नजर आ रहे हैं, 9 साल का बखान उसमें दिखाया गया है। अब योगी जी का कद जो है मोदी जी के बराबर हो गया है, ये भी लगभग लगभग उस तस्वीर को देखने पर पता लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 9 साल में या फिर केंद्र की 11 साल 12 साल की सरकार में वो जो पीक है क्या उसे छू चुकी है और उसके बाद नीचे आ रही है, या फिर अभी पीक छूना बाकी है? मतलब उसको किस तरह से देख रहे हैं?
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो अचीव करना था वो कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को पाने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ खोने को है। आप ये देखिए, मोदी जी की जो सरकार थी, जो उन्होंने वर्चस्व हासिल किया था, रिकॉर्ड सीटें हासिल की थी लोकसभा की, वो दूसरे बार में कम हुई और तीसरी बार में जो है बहुत ज्यादा कम हो गई, बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाए। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से 2 बार से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और बड़े अच्छे तरीके से जीत के आ रही है, निश्चित तौर पे अगर आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत नुकसान में दिखाई देती है। तो उस लिहाज से तो उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी बिना बहुमत की सरकार में बैठी हुई है। अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दोबारा अपनी सरकार बना लेगी, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर स्थिति में उत्तर प्रदेश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको हम ये मान लें कि वो सरकार से बाहर हो रही है या वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम साम दाम दंड भेद करती है और वो अंत तक पीछे नहीं हटती है। और वेस्ट बंगाल में, नहीं, मैं खत्म कर दूं, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ना बने, लेकिन वो सारे जितने उसके हथियार हैं सबको प्रयोग करेगी और अंत तक लड़ाई लड़ेगी। आप ये देखिए कि ये मामला मैं बहुत बड़ा आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से मामला उलझा हुआ है, चुनाव की घोषणा हो गई है, 50 लाख वोटों का, 50 लाख लोगों के भाग्य का फैसला ही नहीं हो पाया है कि वो वोटर हैं कि नहीं है। ऐसे में चुनाव की घोषणा कर देना और बोल्ड सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल देना, अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते हैं कि पहले जो है इनकी भी जांच होनी चाहिए, 50 लाख वोटर कोई छोटे संख्या नहीं है। तो ऐसे में अगर कोर्ट कोई निर्णय ले लेती है कि इलेक्शन को टालने की बात करती है तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में वहां फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर मिनिमम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरी कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाएगी और फिर क्या होगा उसके बाद, उसका आकलन आप खुद ही कर लीजिए जी। अच्छा, मैं, क्योंकि आप केंद्र सरकार की भी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार की भी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिसमें कहा गया कि योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। यूजीसी का मामला हो या तमाम ऐसे जो है बातें हुई हैं इस दरमियान, जिसमें जो है केंद्र की सरकार तो टारगेट पर रही है लेकिन योगी जी टारगेट पर नहीं रहे हैं। योगी जी जैसे बच जाते हैं उसमें। तो अगर मैं जो जिस ग्राफ का बात कर रहा था उसमें मोदी जी तो नीचे आते दिखते हैं, लेकिन क्या योगी जी भी नीचे आते दिखते हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं है, वो अपने आप मंच पर जाते हैं तो अपने आप को मतलब डिफेंड कर लेते हैं एक तरह से। मोदी जी नहीं कर पाते हैं इन दिनों। नहीं, देखिए, मोदी जी के मुकाबले योगी जी की जो लोकप्रियता है उसमें कोई कमी तो कहीं दिखाई देती नहीं है। और आपने जिस प्रकार से बात की थी पहले के योगी जी का कद जो है वो प्रधानमंत्री जी के कद के बराबर दिखाया गया है एडवर्टाइजमेंट में, वो खाली एडवर्टाइजमेंट में ही नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले जो राज्यों के चुनाव हुए थे वहां विधानसभा में, बिहार की आप बात करें या उससे पहले महाराष्ट्र की बात करें, तो मोदी के बाद योगी की बात हमेशा होती रही है। तो मोदी के बाद अगर योगी की बात हो रही है तो योगी का कद तो बढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी और संघ को कहीं ना कहीं एक ऐसा हिंदुत्ववादी कट्टर चेहरा चाहिए जिसके बलबूते पर वो चुनाव लड़ सके। और अगर हम पूरी भाजपा पे इस तरह की नजर दौड़ाते हैं तो उसमें योगी जी को अनुकूल हम पाते हैं। तो योगी जी के लिए बहुत बड़ा खतरा अभी है, मुझे नहीं लगता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दखलंदाजी केंद्र की हो रही है वो पूरा पूरा खतरा पैदा करने की कोशिश योगी जी के खिलाफ होगी। और वो कितना उसमें सफल रहते हैं, योगी जी कितना अपनी चीज को बचा पाते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि योगी जो घिरे हुए हैं वो उन्हीं की जाति के मामले पे घिरे हुए हैं, अपने ग्रुप के मामले पे घिरे हुए हैं और कई सारी चीजों से उनको अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का मामला हो, चाहे वो बटुक ब्राह्मण वाला मामला हो, चाहे दूसरे तमाम ठेके पट्टे के मामले हो, चाहे छापेमारी के मामले हो। तो कहीं ना कहीं केंद्र उनको घेरना चाहता है। और केंद्र की रणनीति क्या है वो भी आप जानते हैं कि केंद्र चाहता है कि रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हो। और योगी जी कम से कम रबर स्टैंप तो नहीं है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो लेकिन वो रबर स्टैंप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो पसंद नहीं आ रहे हैं केंद्र को।
तो इसलिए केंद्र चाहता है कि इस बार इलेक्शन में झटका थोड़ा योगी जी को लग जाए और वो बहुमत से अगर नीचे आते हैं तो तोड़ फोड़ करके हम अपनी सरकार बिहार की तर्ज पर बना के और अपने किसी व्यक्ति को रबर स्टैंप को बिठा दें। इस तरह की सोच केंद्र की है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसे में योगी जी का फिर क्या होगा? अगर योगी जी बाहर हो गए और योगी जी को ये कह के हटा दिया गया कि भाई देखिए आपके नेतृत्व में तो पूरी बहुमत आया ही नहीं है, आपकी वजह से तो हम चुनाव हार गए उत्तर प्रदेश में, तो लिहाजा आप हट जाइए। तो उनको हटा के दिल्ली भेजा जा सकता है, कोई बिना महत्व का कोई मंत्रालय दिया जा सकता है, उनको भी ऑफर किया जा सकता है कि आप भी राज्यपाल बन जाइए अपने वाले दोस्त मनोज सिन्हा की तरह। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब योगी जी उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, अब योगी जी ने कौन सी ऐसी ताकत हासिल कर ली है उत्तर प्रदेश में जिससे वो नहीं डरेंगे। क्योंकि आज देखिए संघ भी बैकफुट पे है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव है, इतने सारे जो है चीजें होते हुए मोदी चौतरफा घिरे हुए हैं आज। चाहे आप एप्स्टीन फाइल की बात करें, चाहे ईरान इराक युद्ध के ईरान और जो इजराइल है अमेरिका है उस युद्ध की आप बात करें, चाहे देश में संकट की बात करें, चाहे पार्लियामेंट में राहुल गांधी के हमलों की बात करें, चाहे आप अपने समर्थन की बात करें, तो चौतरफा घिरे होने के बावजूद मोदी जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये जताता है क्या इतनी मजबूती योगी जी में आ गई है कि वो बड़ी लड़ाई लड़ सके। इसके लिए मुझे लग रहा है आपको ये कम से कम 2 बड़े राज्यों में जो चुनाव हो रहा है आसाम में और वेस्ट बंगाल में, हमें इसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। इसके परिणाम आने के बाद एक नई तस्वीर भारत की राजनीति में देखने को मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।